Hello everyone, myself CA Mohit Bhutra from Panoramic Education and I welcome you all to lecture number 1 of paper number 1 Advanced Accounting of CA Inter। जी हाँ, CA Inter। सर अभी थोड़े वक्त पहले हम लोग कहाँ CA फाउंडेशन की बात कर रहे थे और अब जैसे वक्त बीता हम CA इंटर पे आ गए। तो देखो, फर्स्टली आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोस्त जिनका CA फाउंडेशन क्लियर हो गया है एंड ऑल दी बेस्ट टू ऑल दोस्त जिनका रिजल्ट अवेटेड है एंड आई होप रिजल्ट अच्छा ही आए एंड आप लोग फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो जाओ। देखो, जब भी आपसे एक सवाल पूछा जाता था कि यार CA क्यों कर रहे हो, या फिर आप खुद से पूछते थे यार मैं इतनी मेहनत करके CA क्यों कर रहा हूं, तो आपके मन में बस वो 3 गोल्डन वर्ड्स आते थे। 3 गोल्डन वर्ड्स। सर क्या बोल रहे हो सर, कौन से गोल्डन वर्ड्स? आप क्या बोलते थे? सर पैसा कमाना है। सिंपल, CA कर रहे हैं, पैसा कमाना है, राइट? हो सकता है पैसा कमाना, हो सकता है किन्हीं का एम्बिशन होता है, किसी की फैमिली का एम्बिशन होता है कि सर CA बनना है। बट द थिंग इज, जब आपने फाउंडेशन का करिकुलम पढ़ा अभी और आप जो समझते हो एक CA अपनी असल जिंदगी में, असल प्रोफेशनल लाइफ में करता है, वहां पे आपको एक गैप दिखा होगा, करेक्ट? एंड देयरफॉर इसीलिए बोला जाता है कि CA इंटर जो है वो आपका बेस बनने वाला है आपकी CA की लाइफ का। जैसे कि आपने सुना होगा एक CA अकाउंटिंग में एक्सपर्ट होता है, क्योंकि सर हमारा नाम क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट्स, तो हम अकाउंटिंग में एक्सपर्ट है। देयरफॉर हमारा CA का इंटर का करिकुलम का पेपर नंबर 1 भी हमें वही कोशिश करेगा। मैं बस बातों ही बातों में आपको पूरे CA इंटर का ओवरव्यू दे देता हूं वो कैसे रन करता है। पेपर नंबर 1 आपको अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करेगा। आपने सुना होगा एक CA एक कंपनी को कंप्लायंसेस मीट करने में हेल्प करता है, वो मदद करता है कि वो हर लॉ के अंदर काम करे। हेंस पेपर नंबर 2 आपको लॉ सिखाएगा कि कंपनीज लॉ में क्या बातें बोली गई है। आपने सुना होगा एक CA इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, GST रिटर्न फाइल करता है, इनकम टैक्स में अपने क्लाइंट की मदद करता है, GST में अपने क्लाइंट की मदद करता है। पेपर नंबर 3 वो बात करेगा डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में। आपने सुना होगा कि एक CA कॉस्टिंग में बहुत मजबूत होता है, वो बड़ी बड़ी कंपनी को मदद करता है अपनी प्रोडक्ट की राइट कॉस्टिंग निकालने में, राइट प्रॉफिट्स निकालने में, राइट मार्जिन्स निकालने में, राइट प्राइसिंग निकालने में। ये सब कुछ आपको आपका पेपर नंबर 4 सिखाने वाला है, दैट इज कॉस्टिंग। पेपर नंबर 5 हम सबका गर्व है, क्योंकि पूरे भारत देश में पेपर नंबर 5 जो हमें सिखाने वाला है वो और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, दैट इज ऑडिट। दैट विल बी टॉट इन पेपर नंबर 5। सर ये सारी बातें हो गई है, आज हम जिस वर्ल्ड में है ना, वहां पे आज हम जो इंडिया का ये युग देख रहे हैं, यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट का इंपॉर्टेंस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल मार्केट्स का इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ता जाता है। एक कंपनी को जो डिसीजंस लेते होते कि भाई कितना डिविडेंड देना चाहिए, उसका इंपैक्ट शेयर प्राइस पे क्या आएगा, ये सारी बातें आपको पेपर नंबर 6 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएगा। और पेपर नंबर 6 आपको यही नहीं छोड़ेगा, पेपर नंबर 6 आपको ये भी सिखाएगा, देख एक बिजनेस कैसे रन किया जाता है, बिजनेस को क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी होती है। हेंस पेपर नंबर 6 आपको ये भी सिखाएगा कि देख स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। देयरफॉर टू समराइज, आपके इंटर के सिलेबस में 6 पेपर है। ये 6 पेपर 3-3 के पार्ट में बटे हुए हैं एंड देयर आर 2 ग्रुप्स। हर पेपर 100 मार्क का आएगा, यानी कि एक ग्रुप 300 मार्क का है। हम यहां पे सर मिले पेपर नंबर 1 को डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम एडवांस्ड अकाउंटिंग है। क्या है मेरा इसका नाम? एडवांस्ड अकाउंटिंग। पेपर नंबर 2 लॉ एंड पेपर नंबर 3 टैक्सेशन, ये तीनों को मिलाओगे आपका ग्रुप नंबर 1 मिलेगा। अब अगर मेरे बोलते बोलते आप मुझे ध्यान से सुन रहे होगे तो आपको ये समझ आया होगा पेपर नंबर 2 लॉ पूरा कंपनीज लॉ के ऊपर होने वाला है, जो आप लोग के लिए थोड़ा नया होने वाला है। थोड़ी झलक आप लोग ने देखी है, अब थोड़ा नया आएगा। टैक्सेशन आज तक आप लोग ने नहीं पढ़ा है, तो वो जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का फ्लेवर है वो आपके लिए नया होने वाला है। कॉस्टिंग आपने नहीं पढ़ा है, ऑडिटिंग आपके लिए नया है, FMSM आपके लिए नया है, यानी कि सब कुछ नया है। पुराना एक नाम जो सुना है वो अकाउंटिंग है, क्योंकि सर हम कॉमर्स वाले हैं। अगर कॉमर्स वाले नहीं भी है बट CA ने इतना तो सिखा दिया है कि भाई अकाउंटिंग कैसे होती है। सर 11th में अकाउंट्स पढ़ा, 12th में अकाउंट्स पढ़ा, आप CA फाउंडेशन में भी अकाउंट्स पढ़ के आए और यहां पे भी अकाउंट्स है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, रिश्ता तो वही है, सोच नहीं है। रिश्ता तो वही है, सोच नहीं है। आज तक आप लोग ने अकाउंटिंग पढ़ा था,
हम यहाँ पढ़ने वाले एडवांस्ड अकाउंटिंग, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट फंडे तो वैसे ही है, बस थोड़ी एडवांस लेवल पे बातें होने वाली है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तरीके से पढ़ा जाए तो आसान है, तरीके से पढ़ा जाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ा जाए तो स्कोरिंग भी है। जो एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि सर स्कोरिंग है या नहीं वो बताओ, स्कोरिंग है, बिल्कुल मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो लेट अस टॉक पहले थोड़ा बेसिक ओरिएंटेशन कि सर पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग में क्या क्या है। देखो, जो आपका पेपर नंबर 1 है एडवांस अकाउंटिंग, वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स के अंदर हम उनका डिस्कशन करने वाले। द फर्स्ट पार्ट is about accounting standards. The first part will deal about accounting standards and completely new term आपके लिए। आप पहली बार इसे सुन रहे हैं कि सर ये नया नया आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला है, इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। दी सेकेंड पार्ट, जहां पे थोड़े बहुत इंडिविजुअल डिफरेंट चैप्टर्स से हम डील करेंगे। पहले इस पार्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं कि सर क्या क्या चैप्टर्स हम डील करने वाले हैं। सर अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? देखो, आपको सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग पूरी आती है, आपको पार्टनरशिप में पूरा आता है, आपने डेथ, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ा है। सीए इंटर में आते आते अब हमारा जो फोकस है ना, वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। हम चाहेंगे कि हम अकाउंटिंग तो सीखे, बट सीखे थोड़े कंपनीज फॉर्म, करेक्ट। तो यानी कि यहाँ पे थोड़ा स्कोप वाइडन हो जाएगा और हमें वो सारी चीजों के बारे में अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी जो एक कंपनी को अपनी लाइफ में मीट करना पड़ता है। जैसे कि क्या क्या सर हमें सीखना है? पहला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज बनते कैसे। तो यानी कि फर्स्ट थिंग दैट आपको चैप्टर्स के फॉर्म में मिलेगा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। सर मतलब इसमें क्या सीखना है? जैसे आपने सुना होगा शेड्यूल 3 का फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं फॉर मेकिंग बैलेंस शीट एंड P&L। तो उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनते कैसे। नेक्स्ट हमें क्या सीखना है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसी चीजें कैसे बनती है। सर ऑलरेडी हमने सीखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आने वाला। देन नेक्स्ट आपको एक और तरह की अकाउंटिंग सीखनी है जो कि नया है, पर आपने सुना तो पहले जरूर होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। आपने सुना होगा कंपनी अपने शेयर को वापस बाय बैक कर लेती है, एक कंपनी अपने शेयर को वापस खरीद लेती है। तो इसका मतलब आप समझते हैं, ठीक है, कि कंपनी लिस्टेड थी, कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर्स को वापस खरीदा। बट भैया इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो भी तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वो कंपनी हमारे पास ही तो आने वाली है हमसे पूछने की बताओ अकाउंटिंग कैसे करेंगे। हेंस हमारा अगला चैप्टर कौन सा होने वाला है? बायबैक, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। एक कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज को बायबैक करती है तब उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर। देन आफ्टर दैट हमें पता है क्या सीखना है। वक्त वक्त में आपने इस दुनिया में सुना होगा कि यार 2 कंपनी साथ में आ गई काम करने, करेक्ट, बहुत कंपनियां मिल गई, कुछ अमालगमेशन हुए हैं। तो इन अमालगमेशन की अकाउंटिंग कैसे होती है? जब 2 फर्म साथ में आ जाएगी काम करने, अपनी अपनी एसेट्स, अपनी अपनी लायबिलिटी, अपने अपने शेयर होल्डर के फंड्स को लेके, तो हम कैसे अकाउंटिंग करने वाले, वो हमें सिखाएगा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट सर और क्या सीखेंगे? देखो, एक कंपनी का लाइफ भी अप्स एंड डाउन्स के साथ जाता है। याद करो सीए फाउंडेशन में आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था। उस 5 में आपको ये सिखाया जाता है कि देखो हमारा लाइफ प्लेन वनीला नहीं होता, ऐसा अप्स एंड डाउन्स के साथ होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बिजनेस अप्स तो देखते हैं पर डाउन्स भी देखते हैं, और उन डाउन्स के टाइम पे एंड थोड़े टाइम पे कंपनी को अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ताकि वो वापस ग्रोथ की तरफ जा पाए, वापस अपने आप को उस लो पीरियड से हाई पीरियड की टुवर्ड्स ले पाए। तो कंपनी कभी कभी कुछ रिकंस्ट्रक्शन करती है। सर रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल। हमें क्या सीखना है? अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग कैसे होती है रिकंस्ट्रक्शन की। तो देखो अगला हमारा क्या डिस्कशन होगा? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। देखो रिकंस्ट्रक्शन नाम ही बताता है ना, कोई चीज बनी हुई थी,
उसे वापस बना रहे, कोई चीज बनी हुई थी उसे वापस बना रहे, एक कंपनी ऑलरेडी बनी हुई थी उसे वापस बना रहे, उस अकाउंटिंग को भी हमें यहाँ पे सीखना है। एंड एक और चीज हमें यहाँ पे सीखनी है, ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिनके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। मान लो मेरा बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है, बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस है मेरे, सूरत में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, हर जगह मेरे बिजनेस है, बहुत सारी ब्रांचेस है मेरी। ये छोड़ो, इंडिया छोड़ो, मेरी तो बाहर भी ब्रांचेस है, मेरी सिंगापुर में भी ब्रांच है, दुबई में भी ब्रांच है, यूएसए में भी ब्रांच है। तो भैया अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना, एंड अकाउंटिंग करते टाइम मेरे को इन सब ब्रांच को अपना बनाना पड़ेगा। इस ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो हमें ये पार्ट सिखाएगा। ये जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, देखो एक स्टूडेंट हमें क्या इंपॉर्टेंट है, सर ये बताओ कितने मार्क्स का आता है सब, ठीक है। तो 2 सेक्शन में बटा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसमें मैं अब तक आया नहीं हूं, मैंने खाली चैप्टर्स बताया आपको। ये थोड़े थोड़े इंडिविजुअल चैप्टर्स आपको पढ़ने रहेंगे। ये चैप्टर्स आपके एग्जाम में अराउंड, ये सबको जोड़ लोगे तो अराउंड आपको 35 से 45 मार्क्स का वेटेज दिखेगा। यानी कि 35 से 45 मार्क्स जितना, परसेंटेज जितना आपको वेटेज दिखने वाला है आपके इस एग्जाम्स में। करेक्ट? ऑल राइट सर, नाउ वी आर एक्साइटेड टू नो कि सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमें क्या पढ़ना है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आज तक आप लोगों ने अकाउंट्स वैसे बनाए जैसे आपको सिखाए गए थे, ठीक है। यानी कि हम लोग आपको बताते थे देख ऐसे काम करना है तो आप लोग ऐसे कर देते थे, बट वो काम वैसे ही क्यों होता है, यानी कि यू नो हाउ, बट वाई, क्यों वो काम ऐसे होता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें सिखाता है। देखो स्टैंडर्ड नाम का ही मतलब क्या होता है, एक पैटर्न सेट कर देना, एक बेंचमार्क सेट कर देना कि इस बेसिस पे काम होगा, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है, इस तरीके से तुम्हें काम करना है। करेक्ट? दिस इज व्हाट डन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें स्टैंडर्ड्स बताएगा अकाउंटिंग के कि ये रे अकाउंटिंग के रूल्स, अब इसके अंदर खेलो तुम, ये अकाउंटिंग के रूल्स है, इनके अंदर तुम्हें जो करना है करो। हेंस वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सीखना है। देखो ये बहुत बड़ी दुनिया है, मेरे 2 मिनट के बोलने से खत्म नहीं होगा, हमें बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत अपना वक्त इस पे स्पेंड करना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि चीजें वैसी क्यों है जैसी हम कर रहे थे। अगर एकदम शॉर्ट में बेसिकली इतना दिमाग में बस जाना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है सर, ये बेसिकली रूल्स है, फॉर्मेट्स है, तरीके हैं जिनके आधार पे हम अकाउंटिंग करते हैं। ऑल राइट सर, इतनी बात तो समझ आइए, बाकी बातें हम आगे करेंगे। तो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट इश्यूज को लेके इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए। मैंने एक बात बोली सुनना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए किसने? हमारी सीए इंस्टीट्यूट ने। अगेन अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ, राइट। हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीख रहे हैं और जो पूरी दुनिया हमारे इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीख रहे हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी ने, राइट। इसीलिए हमें बहुत अच्छा ग्रिप होना चाहिए। डिफरेंट इश्यूज के लिए डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। जैसे कि भैया एक कंपनी रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेगी, उसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एक कंपनी इनकम टैक्स से एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करेगी, उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है। एक कंपनी डिस्क्लोजर कैसे देगी, उसके लिए अलग स्टैंडर्ड है। हर चीज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। तो इन टोटलिटी आज तक हमारी इंस्टीट्यूट ने टोटल 32 स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए, 32 स्टैंडर्ड्स बताए, 32 रूल्स, 32 तरीके बताए जिससे अकाउंटिंग हो सकते हैं। तरीके नहीं बोल सकते, रादर देन 32 तरह के डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो हमारे अकाउंटिंग के बारे में हमें बताएंगे। सर ये कैसे रन करते हैं? देखो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे होता है, AS1 देन AS2 AS3 ऐसे करते करते टोटल 32 AS है, 32 AS है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लास्ट के जो 3 AS है दैट इज 29 सॉरी 30 31 32 30 31 32 इन्हें हटा दिया गया है। यानी कि अब बचे कितने हैं, 1 से 29 तक, 1 से 29 तक। बीच में एक AS6 था एंड एक AS8 था। AS6 और AS8 को बाकी कोई AS के साथ मिला दिया गया, तो नाउ 29 से भी 2 हट गए, अब कितने बचे, 27। सर हमें ये जानना है हमारे पोर्शन में हमें कितना पढ़ना है, टोटल 27 आज की डेट में है, हमें कितना पढ़ना है? आप लोग को बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस सर AS
1 से कितने एएस पढ़ेंगे अपन? पूरे 27 के 27। यानी कि आपके पोर्शन में टोटल नंबर ऑफ एएस 27 है। यानी कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज तक जो इंस्टीट्यूट ने बताए हैं, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ने रहेंगे। करेक्ट सर, प्रेशर डाल रहे हो आप तो बिलीव मी, प्रेशर नहीं है, बहुत इजीली निकल जाएगा, बिकॉज दीज थिंग्स विल टेल यू सम थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी नो। बस हाँ, थोड़ी नई बातें आएगी और वो हमें डाइजेस्ट करते हुए जाना है। अगेन मैं वही बोलूंगा, देखो एक हवा लगता है कि यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तरीके से पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा जाए, समझा जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लिखा कैसे जाता है, तो आप समझ जाओगे और आराम से अपना पेपर क्लियर कर लोगे। इनफैक्ट ये वह पार्ट है जो आपको स्कोर करने में भी मदद करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो सर ये कितने मार्क के आते हैं फिर? 55 से 65 मार्क्स के अराउंड के ये 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिखेंगे आपको। यानी कि मेरे लिखते ये समझ आना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थोड़ा दबदबा है एंड बाकी चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। अब सुनिएगा, ये जो वेटेज मैंने बताया है, ये जो मार्क्स का वेटेज है, ये इंस्टीट्यूट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, बट एग्जाम में एकदम स्ट्रिक्टली इस पे स्टिक नहीं किया जाता है, हल्का बहुत वेरिएशन मिलता है। करेक्ट, और ये बात मेरे हिसाब से आप लोग भी समझते ही हैं। देयरफॉर एक ब्रॉडली बेसिस पे इंस्टीट्यूट ने किस बेसिस पे अकाउंट्स का सिलेबस रखा है वो मैंने बता दिया। इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कुछ चैप्टर्स के फॉर्म में है, कुछ एएस के फॉर्म में। डन। चैप्टर्स के फॉर्म में थोड़े बहुत चैप्टर्स पढ़ने हैं जो मिला मुलू के 35 मार्क का दिखने वाला है आपको। ऑन दी अदर हैंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको जो है 55 से 65 मार्क्स के अराउंड दिखने वाले। ऐसे बनेगा आपका ये 100 मार्क का पहला पेपर। पेपर का नाम क्या है? अकाउंटिंग क्या नहीं, एडवांस्ड अकाउंटिंग। ठीक है। अब अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी जान लेना ठीक है कि सर ये एग्जाम में पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। देखो कभी भी तैयारी करते हो ना, आपको ये पता होना चाहिए आप क्या चीज के लिए तैयारी कर रहे हो। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस फॉर्म में क्या एमसीक्यू है, क्या डिस्क्रिप्टिव पार्ट, कितना क्या वेटेज है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को डे 1 से एस कर सको। डन। तो मैं आपको आपका पेपर पैटर्न बता देता हूं। पेपर पैटर्न, क्या पेपर पैटर्न रहता है? ठीक है, अगेन 100 मार्क का पेपर आता है अकाउंट्स का, जिसके बेसिकली 2 हिस्से बंटते हैं। एक जो आज तक आपने अकाउंट्स को समझा है कि सर एक क्वेश्चन आएगा और उसको पूरा लिखित तरीके से हम सॉल्व करेंगे, पूरा लिख लिख के सॉल्व करेंगे, तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट बोल रहे हैं। ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपके पेपर में 70 मार्क्स जितना रहता है, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है। तो सर बचे हुए 30 मार्क किधर गए? बचे हुए 30 मार्क जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। जी हाँ, अकाउंट्स के पेपर में भी एमसीक्यू है, 30 मार्क के एमसीक्यू आपको देखने के मिलेंगे। करेक्ट। इन 30 मार्क के एमसीक्यू में अब तक जो ट्रेंड देखा गया है वो जनरली ये है कि भैया 15 एमसीक्यू आते हैं और हर एमसीक्यू का वेटेज 2 मार्क होता है। 15 एमसीक्यू आते हैं, हर मार्क्स का वेटेज 2 मार्क्स होता है। तो क्या मतलब सर, हमने जो सीए फाउंडेशन में जैसे एमसीक्यू के पेपर दिए थे, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4, क्या ये उस पैटर्न की बात हो रही है? जी हाँ, यहाँ पे भी आपको एक ओएमआर शीट में गोले भरने पड़ेंगे, बस इस बार ये है कि इस बार अकाउंट्स में भी आप कर रहे होंगे। एंड दिस पेपर पैटर्न्स रिमेन द सेम अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स। यानी कि अकाउंट्स में भी आपको 30 मार्क के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। बट पता है यहाँ पे एक अच्छी बात है, याद करो सीए फाउंडेशन में तो गलतियों के मार्क्स कटते थे और सही के मार्क्स मिलते थे, यानी कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी थी। इधर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। यानी कि 15 के 15 एमसीक्यू अगर सही होते हैं तो ठीक है, यानी कि सर अगर तुक्के लगाने हो तो लगा सकते हैं क्या? बिंदास, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कोई मार्क्स कटने ही नहीं वाला है एमसीक्यू में। डन। यानी कि पहला पार्ट मैंने क्या बोला, एक एमसीक्यूज आएंगे 30 मार्क के आएंगे, जहां पे 15 मार्क के 2 एमसीक्यू रहेंगे, सॉरी 15 एमसीक्यू 2 मार्क के रहने वाले, एंड यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। अब बचता कितना पेपर है? 70 मार्क का। देखो ये 70 मार्क का पेपर कैसे आता है। पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा जो एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा, कंपलसरी क्वेश्चन, कंपलसरी करना ही है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6
यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। बचता है 2 से 6 यानी कि 5 क्वेश्चन। इन 5 में से आपको एनी 4 अटेंड करने हैं, कोई भी 4 आपकी मर्जी के हिसाब से, जो कॉम्बिनेशन आपको बैठाना है, जैसे कॉम्बिनेशन आपको बैठाना है, जो पहले करना है जो बाद में करना है, आपकी मर्जी है। पर टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं, यानी कि देयर विल बी 14 क्वेश्चन, 14 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस, बट आपको अटेंड कितने करने हैं? जस्ट 5 क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी रहने वाला है। यानी कि एक चीज मेरी बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो ना, तो देखो 6 क्वेश्चन आएंगे 14 मार्क के, विच इज 84, एंड 30 मार्क के एमसीक्यू, यानी कि टोटल पेपर कितना आएगा? 114 मार्क का। इस 114 मार्क में से 14 मार्क को आपको अटेंड नहीं करना है, आपको छोड़ देना है, तो आपका पेपर हो गया 100 मार्क का। अब सुनना, ये 30 मार्क कंपलसरी है, कंपलसरी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। दूसरा, ये पहला क्वेश्चन 14 मार्क कंपलसरी है, यानी कि 100 में से 44 मार्क का पेपर आपका कंपलसरी रहने वाला है, और बचे हुए में आपके पास ऑप्शन है एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करने का। डन होती है पेपर पैटर्न की बातें, करेक्ट। देखो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट के साथ पता है क्या दिक्कत होती है, वो पेपर दे के आ जाते हैं, पेपर देने के आने के बाद उन्हें पड़ता है अरे यार सारे क्वेश्चंस तो कंपलसरी नहीं थे, कि इसमें छोड़ भी सकते थे, ऑप्शन था हमारे पास, करेक्ट। हेंस ये सारी इशू आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने डे 1 पे क्लियर कर दिया है। बाकी क्लास में हम जब डिस्कशन करेंगे तो और चर्चा भी कर लेंगे इस सारी चीजों में, करेक्ट। ये था पेपर पैटर्न, और ये मैंने ऊपर बता दिया था कि आपके पेपर का फ्लो क्या रहने वाला है। अगर किसी को लिखने का इच्छा हो तो पॉज करके लिख लेना, और अगर आपने पहले ही मेरे साथ लिख लिया था तो वेल एंड गुड। देखो अभी है ना, मैं आप लोग के साथ थोड़ा बेसिक डिस्कशन करना चाहता हूं रिगार्डिंग अ टर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ, पता है जब मैं पढ़ रहा था सीए इंटर, तब सीए इंटर पढ़ते पढ़ते मेरे साथ पता है क्या हुआ यार, अकाउंट सीए फाउंडेशन तक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, फेवरेट। सबसे ज्यादा मार्क्स अकाउंट्स में आते थे, एग्रीगेट अकाउंट्स बनाता था, 11-12 में मार्क्स अगर कोई मुझे पास कराया तो वो अकाउंट्स था। ये भाई मैं आया सीए इंटर में, ये सीए इंटर में एक बला आ गई बीच में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई एम टेलिंग यू, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कभी समझ ही नहीं पाया कि भाई ये बोलना क्या चाहते। द थिंग इज कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, हमें एक स्टूडेंट को एक पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के चैप्टर्स जो आज तक आप फॉर्मेट, कैलकुलेटर, टेबल सॉल्व किया, आंसर निकाला, बैलेंस शीट टैली की, इन सब से थोड़ा अलग है। बात अकाउंट्स की करेगा, बट इसकी बात करने का तरीका अलग होने वाला है, और ये बात को हमें समझ के रखना है। इसीलिए आज एक आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो कि फर्स्ट चैप्टर, एकदम फर्स्ट चैप्टर, उसकी कुछ कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं। कि फर्स्ट चैप्टर आपको ये बताएगा कि देख भाई, इंट्रोडक्शन दे देता हूं तेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बार बार बड़ा बड़ा नहीं लिखते, हम एएस लिख देते। एएस याद रखना, एएस ऑडिट में पढ़ोगे एसए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यहां मैं बोल रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 ने देखो बताया कि ये देख अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तेरे को क्यों पढ़ाना पड़ रहा है। अब सुनना, स्टैंडर्ड्स, देखो अकाउंट्स तो हर बिजनेस बनाता है। मान लो मेरा एक बिजनेस है, मैं एक अकाउंट्स बनाता हूं, आपका एक बिजनेस है, आप अकाउंट्स बनाते हो, एक तीसरे का एक बिजनेस है, वो भी अकाउंट्स बनाता है। सब अगर अपने अपने तरीके से अकाउंट्स बनाने लग गए, सब अगर अपने अपने मेथड्स, अपने अपने तरीके, अपने अपने फॉर्मूला यूज करने लग गए, तो क्या कोई स्टैंडर्ड रहेगा अकाउंट में, या सबके अकाउंट्स अलग अलग हो जाएंगे? यानी कि सेम चीज को प्रेजेंट मैं अलग तरीके से करता हूं, आप अलग तरीके से करते हो, एंड थर्ड पर्सन अलग तरीके से करता है, एंड ये प्रॉब्लम आएगी अगर आप अकाउंट्स में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करने वाले। इसीलिए जरूरी होता है अकाउंट्स में स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। तो क्या सर ये सिर्फ इंडिया में होता है क्या? नहीं, हर कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग के लिए, जिन्हें वो फॉलो करते हैं। हर कंट्री, यानी कि मेरी बात सुनना, ये जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, इन्हें हम ओवरऑल बेसिस पे गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैप। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरली एक्सेप्टेबल होते हैं, उन्हें हम गैप बोलते हैं। ये गैप क्या है? वो प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो करके अकाउंट्स बनने वाले हैं। डन होती है बात? देखो गैप इंटरनेशनल लेवल पे
इंटरनेशनल लेवल पे हम गैप को IFRS बोलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम IFRS बोलते हैं। ये हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। बट इन इंडिया, इंटरनेशनल छोड़ो, हमें तो इंडिया के अकाउंट्स बनाने हैं। इंडिया में दो तरह के गैप है। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS, जो बार बार मैं टर्म यूज कर रहा था AS, एंड दूसरा इंड AS। इंड AS, एक भारत में दो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स है, पहला AS, दूसरा इंड AS। सर CA इंटर में हमें क्या पढ़ना है? AS। तो सर क्या पूरे जीवन काल में हमें इंड AS पढ़ने को ही नहीं मिलेगा क्या? नहीं बेटा, एक पढ़ाओ बाकी है ना तुम्हारा, इंटर क्लियर करोगे फिर क्या आएगा, फाइनल आएगा ना, तो वहां क्या पढ़ेंगे? CA फाइनल में हम पढ़ते हैं इंड AS, एंड CA फाइनल में तो पूरा 100 मार्क का यही है, इंड AS पे ही हमें पूरी चर्चा करनी है। तो बेसिकली मेरी बात सुनना ध्यान से। AS मतलब देखो, मैंने अभी आपको ज्यादा कुछ समझाया नहीं, मैंने ये बोला ये सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रेगुलेशंस है, जो हमें चीजें बताएंगे कि अकाउंट्स कैसे होने वाली है। हमें टोटल 27 AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना है CA इंटर में, एंड कुछ इंड AS होते हैं जो कुछ नहीं होते, ऐसा समझो AS का बड़ा भाई है, AS का बड़ा भाई है इंड AS। उन इंड AS को हमें CA फाइनल में पढ़ना होता है। अभी हमारे लिए डिस्कशन रेलेवेंट क्या होता है? AS के बारे में जानना कि सर ये AS करते क्या है, इन्हें लाना क्यों पड़ा। याद करो 11th। अरे क्या सर, क्या 11th? CA फाउंडेशन याद नहीं है? चलो मैं दिलाता हूं याद आपको। 11th स्टैंडर्ड में जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे थे, तो अकाउंट्स के पहले चैप्टर में आपको ये सिखाया जाता है कि देख अकाउंटिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे एक अकाउंटिंग की जाती है, एंड उसमें आपने थोड़ी बहुत बातें पढ़ी होती है, उससे मैं एक रिवाइज कराता हूं आपके साथ। आपने अकाउंट्स में सीखा होता है कि हमें सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि एक ट्रांजैक्शन हुआ है, एक इवेंट को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्निशन। सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, रिकॉग्नाइज करते हैं, याद करो हमने अकाउंट्स में प्रिंसिपल्स पढ़े, प्रूडेंस, अक्रूवल, फलाना फलाना, बहुत सारी बातें पढ़ी है। एक था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। वो क्या बोलता था? कोई भी इवेंट ट्रांजैक्शन हो, अगर तुम उसे मॉनिटरीली मेजर कर सकते हो तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, नहीं तो उसकी अकाउंट्स में कोई जगह नहीं है। जैसे कि मेरा एम्प्लॉय आया, वो मुझसे सैलरी मांग के गया, ठीक है, तो मैंने उसको सैलरी दी और उसकी शाबाशी की कि भाई तू बहुत बढ़िया काम करता है। यानी कि एक एम्प्लॉय आया मेरे पास, बोला मोहित सर सैलरी चाहिए, मैंने दे दिया, और मैंने बोला कि भाई तेरा काम बहुत बढ़िया है, अच्छा काम करते रहे, बहुत आगे जाएगा। देखना मेरी बात, क्या एक इवेंट हुआ? हाँ हुआ, सैलरी पे किया। तो दूसरा काम पता है क्या होता है? मेजर करना। मेजर करना यानी कि मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। क्या वो जो सैलरी मैंने पे की, क्या उसे मैं मेजर कर सकता हूं मनी के टर्म्स पे? यस, बिल्कुल कर सकता हूं, यानी कि उसकी अकाउंट्स में जगह है। क्या मैंने जो उसकी शाबाशी की, अरे बहुत बढ़िया आदमी है यार तू, क्या इसको अकाउंट्स में लिख सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि इसको मैं मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता। ये दो बातें पड़ी थी। अब मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, मैंने मेजर कर लिया, अरे बट उसे प्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा, बताना भी तो पड़ेगा, लिखना भी तो पड़ेगा। हेंस जो थर्ड चीज होती है दैट इज प्रेजेंटेशन। एंड कभी कभी प्रेजेंटेशन के साथ हमें कुछ डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ते हैं। डिस्क्लोजर मतलब बेसिकली ये हो गया कि भाई कुछ इवेंट के बारे में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन समझा रहे हैं, ताकि हमारा यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बातों को अच्छे से समझ पाए। हमारे एएस का पता है क्या काम है? इन सब के बारे में हमें ज्ञान देना। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें इन चारों के बारे में बताएगा कि देख रिकॉग्निशन कैसे होता है, मेजरमेंट कैसे होता है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, डिस्क्लोजर कैसे होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो हम कौन है? मेक माई ट्रिप वाले। हम कौन है? मेक माई ट्रिप, MMT, मेक माई ट्रिप। तो भाई मेक माई ट्रिप का काम क्या है? या चलो मेक माई ट्रिप से बेटर एग्जांपल लेते हैं, बुक माई शो का लेते हैं। बुक माई शो, ठीक है, बुक माई शो का एग्जांपल लेते हैं। तो देखो बुक माई शो का काम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, इन डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में बुक माई शो हमें मदद करता है टिकट बुक करने का। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि भाई कोल्ड प्ले आ रहा है। कोल्ड प्ले सिंगर फॉरेनर,
कोल्ड प्ले आ रहा है इंडिया में, जिसकी टिकट्स किसको बेचनी है, बुक माई शो को बेचनी है, ठीक है। तो ठीक है, बुक माई शो ने बोला मैं बेच दूंगा। अब मेरा बात सुनना, एक तरफ कोल्ड प्ले था, एक तरफ कोल्ड प्ले था, बीच में बुक माई शो था, और इधर हम सब थे, इधर हम सब थे, ठीक है। हम सब ने टिकटें बुक की बुक माई शो से कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की। सुनना मेरी बात ध्यान से, हम सब ने टिकटें बुक की बुक माई शो से कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट की। ओके, डन होता है। हम सब ने कोल्ड प्ले को 6,000 रुपए दे दिए, फॉर एग्जाम्पल 6,000 रुपए में हमने कोल्ड प्ले की टिकट बुक की। पर ये पैसा बुक माई शो के पास नहीं, बुक माई शो को उसे ट्रांसफर करना था कोल्ड प्ले को, क्योंकि कॉन्सर्ट तो वही करा रहा है। बट बुक माई शो इस सर्विस के लिए कोल्ड प्ले से एक कमीशन चार्ज करता है, कोल्ड प्ले से एक कमीशन चार्ज करता है, मान लो वो कमीशन 500 रुपए। अब बुक माई शो फंस गया। फंसा है पता है क्यों? वो बोलेगा देख 6,000 रुपए मेरे पास आए, 6,000 रुपए मेरे पास आए हैं, तो क्या 6,000 को सेल्स मानू या फिर 500 को सेल्स मानू? आप इतने होशियार हो और आप मन से जवाब दे भी चुके हो कि सर 6,000 तो हमारा है ही नहीं ना, वो तो गया कोल्ड प्ले के पास। अब कोल्ड प्ले से जो कमीशन आया है वो हमारा है। हेंस ये वाला जो पार्ट है बुक माई शो इसे रिकॉर्ड करेगा अपनी इनकम की तरह, इस कमीशन इनकम को। इस 6,000 में बुक माई शो का कोई लेना देना नहीं है। बट सोचो ऐसा हो रहा है कि बुक माई शो कोल्ड प्ले से टिकट खरीदता है एंड देन हमें बेचता है। उसने कोल्ड प्ले से टिकट खरीदी है एंड देन हमें बेची है। पहले वाले ट्रांजेक्शन में क्या था, बेच कोल्ड प्ले ही रहा था, पर कोल्ड प्ले बेच रहा था थ्रू बुक माई शो। दूसरे वाले ट्रांजेक्शन में कोल्ड प्ले नहीं बेच रहा है, बुक माई शो बेच रहा है, क्योंकि उसने अब खरीद लिए, सारे राइट्स खरीद लिए उसने। अब मेरा बात सुनना, अब जो भी पैसा हम सब बुक माई शो को देंगे ना, वो बुक माई शो का रेवेन्यू है, कारण अब उसे पास ऑन नहीं करना है। एक सिंपल सी बात सुनना, ऐसे ही हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें डिफरेंट चीजों की अकाउंटिंग के बारे में सिखाएंगे, करेक्ट। डिफरेंट वक्त पे डिफरेंट बातें आपको सीखने को मिलेगी कि कैसे अकाउंटिंग के फंडे चलने वाले हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था जस्ट टू ब्रिंग इन इंटरेस्ट कि रियलिटी में अकाउंटिंग हो कैसे रही है। बट बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो आज तक आपने सोचे नहीं होंगे, बट जब पढ़ेंगे हम क्लास में तब आपको लगेगा अरे हाँ यार इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, वो हमारा काम रहेगा सीखना। डन। तो बेसिकली एएस का काम क्या होता है, इन 4 चीजों में हमारी मदद करना, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर्स। सर ये एएस को ये सारी बातें बताने की क्यों जरूरत थी? तो हम अपने हिसाब से भी कर लेंगे ना, यानी कि देखो इस चीज के कुछ बेनिफिट्स भी है। देयर आर सम बेनिफिट्स विच वी मस्ट नो कि ये एएस ऐसा कर क्यों रहा है, इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट जो मैंने आपको बता दिया वो है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि आप जो अकाउंट बना रहे हैं, मैं जो अकाउंट बना रहा हूं, तीसरा आदमी जो अकाउंट बना रहा है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, मन मुताबिक काम नहीं होना चाहिए। यानी कि द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ एएस इज स्टैंडर्डाइजेशन। द फर्स्ट बेनिफिट इज स्टैंडर्डाइजेशन, कि एक यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए। अगर एक यूनिफॉर्मिटी रहेगा तो बेटर रहेगा। सर इससे क्या एडवांटेज होगा, सुनना, जितना ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन होगा उतनी ज्यादा कंपैरेबिलिटी भी आएगी। कंपैरेबिलिटी मतलब सर मतलब मान लो आप एक इन्वेस्टर हो, सीए बन गए और आपने वो 3 मैजिकल वर्ड्स पे मुकम्मल भी कर लिया, यानी कि बहुत पैसा कमाया, ठीक है, बहुत पैसा कमाया। आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करना है अब मुझे इस पैसे को, तो मल्टीपल ऑप्शंस होंगे पास, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस होंगे इन्वेस्ट करने के। नाउ लेट्स से एन एग्जांपल, आपने 2 कंपनी को डिसाइड किया कि इन 2 कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है। लेट्स से वो 2 कंपनी का नाम, एक का नाम स्विगी है, एक का नाम जोमेटो है। आपने सोचा यहाँ पैसा स्विगी में डालूंगा, यहाँ पैसा जोमेटो में डालूंगा। अब मैं एक बीच में क्रक्स एक मतलब पॉइंट ले आता हूँ, और ये पॉइंट ले आता हूँ कि इन दोनों के अकाउंट्स बनाने का तरीका ही अलग है। क्या कंपेरेबिलिटी रहेगी? क्या नहीं। तो एक इन्वेस्टर कैसे निर्णय ले पाएगा उसे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? इसीलिए कंपेरेबिलिटी के में मदद करता है हमारा एएस, क्योंकि एएस क्या बोलेगा, देख रहे स्विगी तेरे को अकाउंट ऐसे बनाने, और देख जोमेटो तेरे को भी अकाउंट वैसे ही बनाने। इससे क्या होगा, एक कंपेरेबिलिटी आएगी। ये तो एक एडवांटेज हुआ, क्या कि 2 फर्म्स में कंपैरिजन करना। अरे खुद का भी तो कंपैरिजन होता है सर, मतलब
इस साल का परफॉर्मेंस और पिछले साल के परफॉर्मेंस को अगर मुझे कंपेयर करना है, अगर मैंने अकाउंट्स अलग अलग तरीके से बनाए हो तो मैं कैसे कंपेयर कर पाऊंगा? देयरफॉर कंपेरेबिलिटी के लिए, मेजरमेंट के लिए हमें एएस का जरूरत पड़ता है। एंड लास्ट एक बेनिफिट और बताया गया है विच इज रिक्वायरमेंट फॉर additional information, रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है? मान लो कि एक कंपनी के साथ एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट घट गया, सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, और हो सकता है हम उसे मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे, या फिर कोई डिफरेंट इश्यूज हो जिसके बारे में हमें कुछ बताना जरूरी है। आप जब शेड्यूल 3 की बातें पढ़ोगे ना, तो शेड्यूल 3 पता है आपको क्या बोलेगा? मान लो हमें पेनल्टी आई और हमने वो पेनल्टी को पे कर दिया। शेड्यूल 3 क्या बोला है? पेनल्टी आई, अमाउंट दिखा दे। बट वो पेनल्टी क्यों आई, क्या गलती की हमने, क्या ये जानना एक इन्वेस्टर, एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि अगर उसे यही नहीं पता पड़ेगा क्यों हम पेनल्टी पे कर रहे हैं, तो क्या तकलीफ नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। हेंस हमें तरह तरह के डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है अकाउंट्स में, ताकि हमारे इन्वेस्टर को ये पता पड़े कि देख भाई, कुछ और भी बात है जो तुझे पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जाम्पल भाई, पिछले साल मेरी 1 करोड़ की एक इनकम थी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। 1 करोड़ की इनकम पिछले साल रिकॉर्ड करना भूल गया, तो इस साल आके मैंने 1 करोड़ की इनकम रिकॉर्ड कर दी। 1 करोड़ की इनकम मैंने रिकॉर्ड कर दी। आपने तो रिकॉर्ड कर दी, और इन्वेस्टर पता है क्या सोचेगा? अरे वाह, 1 करोड़ से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। बट उसे ये बताना पड़ेगा ना कि भाई ये 1 करोड़ इस साल का नहीं, पिछले साल का है। तो ये सारी बातें, एडिशनल डिस्क्लोजर्स एएस बताएगा कि भाई वो भी देने पड़ते हैं। करेक्ट? देखो ये जो एडवांटेज थे ना, ये बहुत बेसिक से एडवांटेज जो आप समझ रहे होगे। मैं थोड़ा आपसे और एडवांस लेवल पे बात करना चाहता हूँ। इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमी है। ग्लोबल इकोनॉमी मतलब इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां से इंडिया ट्रांजैक्शंस करता है आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ, एंड आउटसाइड इंडिया के साथ, एंड आउटसाइड जो इंडिया वाले लोग हैं वो भी इंडिया के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है? अब मेरा बात सुनना ध्यान से। जैसे कि आपने वक्त पे सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज, इंडियन कंपनीज, बाहर के इन्वेस्टर से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा रेस करते, फंड्स को रेस करते, मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर में फंड रेस करते। पता है एक जमाना था जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स, बाहर वाले लोग इंडिया में काम करने से डरते थे, इंडिया में पैसे डालने से डरते थे। उनके फ्यू रीजंस में से एक रीजन पता है क्या था? कि हमारे यहाँ के अकाउंटिंग अच्छी नहीं है। क्योंकि एक इन्वेस्टर्स कैसे विश्वास करेगा कंपनी के परफॉर्मेंस के? थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिक्कत है तो आप इन्वेस्टर का ट्रस्ट कैसे जीतोगे? इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाना भी बहुत जरूरी हो गया है। आज आप एक चीज समझो, आज आप शोज देखते हो जैसे कि शार्क टैंक, करेक्ट? सोनी पे आता है शार्क टैंक, हम सब देखे कहीं ना कहीं। जब वो शार्क टैंक आता है यार, वो शार्क्स को, वो उनका पूरा डिसीजन इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है डिपेंड्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। कंपनी जो अपना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बता रहा है उस पर, यार वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है, कैसे पता करें? उस पर विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे करें? देयरफॉर इन स्टैंडर्ड्स को आना जरूरी था, जो क्या बोलेंगे, देख भाई ट्रस्टेबल है, दिक्कत मत कर, दिक्कत मत ले। यानी कि एक चीज मैं आपको समझना चाहता हूं, पता है आज जब इंटरनेशनल मार्केट्स की हम बात करते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में हम फंड रेजिंग की बात करते हैं कि भाई हमें फंड रेज करना है हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है? तो फंड रेजिंग जैसी चीजों की जब बात होती है ना, तो एक इन्वेस्टर चाहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का तरीका बढ़िया हो, सॉलिड हो, और उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तभी तो पैसा आ पाएगा। और एक चीज समझो, फंड रेजिंग सिर्फ उस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक इन्वेस्टर एक कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो बाकी इन्वेस्टर्स का भी हाव खुलेगा, उनका भी मन करेगा हम भी इन्वेस्ट करते हैं। एंड हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे अकाउंटिंग कर पाए, क्योंकि अगर वैसे नहीं किया तो ना कोई कंपैरेबिलिटी रहेगी, ना कोई कॉन्फिडेंस रहेगा इन्वेस्टर का, ना कोई हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। तो ये पहला एडवांटेज। फिर मैंने क्या बोला, देखो कंपैरेबिलिटी रहने वाली है। देन सर यूनिफॉर्मिटी रहने वाली है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप
एक बार इन्वेस्टर की तरफ से सोच के तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्मिटी होना। अगर हर लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, इट विल गेट वेरी इंपॉर्टेंट, विल गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप एक निर्णय ले पाओ। करेक्ट। हेंस कुछ कुछ बातें आपको बताई गई है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। पता रहना चाहिए कौन सी कंपनी कैसा क्या काम करती है, वो ट्रांसपेरेंसी उस पर होना चाहिए। करेक्ट। हेंस ये एक बेस है, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके आए। मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल है, इस फर्स्ट क्लास में आपको ये बताने का कि भाई आप सिलेबस में जो पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो। बिकॉज क्या है वो तो आप सीख जाओगे, बट क्यों है वो सीखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज मेरी बात अच्छे से याद रखना, सीए बनते तो बहुत है, अच्छे सीए बहुत कम बनते हैं। यानी कि आप सीख तो जाओगे, एग्जाम पास तो हो जाओगे, बट आपका जो फ्यूचर में सक्सेस है, प्रोफेशनल लाइफ में जो सक्सेस है, वो जो बहुत पैसे कमाने की जिद है, वो पूरी तभी होगी जब आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें आती है। इसीलिए क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले ये जरूरी होता है क्यों पढ़ने वाले हैं। मेरा हमेशा क्लास में भी यही ट्राई रहेगा कि कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब उठाएंगे उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा यार ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया ही क्यों, जरूरत क्या है इसको बीच में आने की, ये क्या पर्पस की वजह से आया है। इतनी सारी स्टैंडर्ड्स पे मैंने बातें कर ली है, मैं लास्ट में एक समरी फॉर्म में आपको एक बात बताना चाहता हूं कि स्टैंडर्ड्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में बताएंगे, और ये कुल 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं। कुछ 7 एएस ऐसे हैं जो आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे, डिस्क्लोजर के बारे में बताएंगे कि कैसे एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, कैसे एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से इंफॉर्मेशन ले पाए। यहाँ पे कुछ 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिनके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट कुछ एसेट्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा कि हम एसेट्स खरीदते हैं, वो टैंजिबल हो सकते हैं, वो इनटैंजिबल हो सकते हैं। हमारी इन्वेंट्रीज होती है, क्लोजिंग स्टॉक होती है, इन सब का वैल्यूएशन कैसे होता है, कैसे इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे इनकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड्स है और वो 7 स्टैंडर्ड है, 7 एसेज है जो आपको ये सिखाएंगे कि भाई एसेट्स की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, और एसेट्स के बारे में वो भी जो 4 चीजें थी, क्या 4 चीजें, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर कैसे होता है। देन एसेट्स की अगर बात कर रहे हैं तो लायबिलिटी को पीछे नहीं छोड़ सकते, एंड लायबिलिटी के लिए 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हुए। इन 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम सीखने वाले हैं कि लायबिलिटी कैसे रिकॉर्ड होती है। डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम ये डिफरेंट बातें सीखेंगे। अभी तक मैंने कितना लगाया, 7 + 7 14, 14 + 2 16, टोटल कितने हैं, 27 है। फिर अगर लायबिलिटी की और एसेट्स की बात कर रहे हैं तो भाई रेवेन्यू की भी बातें करेंगे, एंड रेवेन्यू के लिए 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। जैसे वो मैंने बुक माई शो का जो एग्जांपल दिया, उसको देखना पड़ेगा ना कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, तो वो बात एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। यहाँ पे एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये दिखाएगा कि भाई मान लो आप एक बिल्डर हो, कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, तो ये इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट चलती है। एक बिल्डिंग को बनने में वक्त लगता है, तो ऐसा थोड़ी अकाउंट सिर्फ जिस साल फाइनली प्रिपेयर हुआ उस साल बनाएंगे, वक्त वक्त पे हम अकाउंटिंग करते जाते हैं। वो अकाउंटिंग कैसे होती है वो भी हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। देन कुछ आइटम्स होते हैं जो इंपैक्ट करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और यहां पे कुछ 4 एएस है जो आपको सीखने को मिलेंगे। सर मतलब यहां पे सुनना मेरी बात, आज तक आप लोगों ने जब भी टैक्स निकाला है, कोई सम आता था अकाउंट्स में और मान लो ऐसा बोल देते थे गलती से कि भाई 20% का टैक्स रेट है, 30% का टैक्स रेट है, आप क्या करते थे, उसका प्रॉफिट उठाया, 20% का टैक्स रेट लगाया, कहानी को खत्म। असल लाइफ में टैक्स ऐसा नहीं होता। पेपर नंबर 3 बताएगा टैक्स की अपनी अलग ही दुनिया है, वो अकाउंट्स अपनी तरीके से बनाता है। तो टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट निकलता है, और टैक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट निकलता है उस पर टैक्स लगता है। अब ये जो डिफरेंट टैक्सेशन है, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमें इवेंचुअली पे तो भारत सरकार के हिसाब से करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो चलेगी नहीं वहां पे। अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसी होती है, AS 22 आएगा, और AS 22 हमें सिखाएगा कि देख भाई ऐसा कुछ हो तो रिकॉर्डिंग कैसे करने वाले। डन होता है, बोलो बात करेक्ट। फिर कुछ साइडर्स एएस भी है जिसमें थोड़ी बहुत डिफरेंट बातें हम करेंगे, जिन्हें हम अदर एएस बोल के, ये कैटेगरी में 2 एएस और है। एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ एएस है CFS की, जिसमें हमें 3 एएस के बारे में डिस्कशन करना है। सर CFS मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, ना जी ना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सर
देखो कंसोलिडेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी के पास, उस कंपनी के बहुत सारी डिफरेंट सब्सिडरीज है, एसोसिएट्स है, जॉइंट वेंचर है। सब्सिडरी मतलब समझते हो, जो हमारा ही, हमसे ही निकला हुआ है। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और वो वाई लिमिटेड को 50% से ज्यादा कंट्रोल करता है, तो वो वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है। यानी कि एक चीज समझो, एक्स लिमिटेड का हक है वाई लिमिटेड पे। तो एक कंपनी को खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने ही होते हैं, पर साथ में एक ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं जिसमें वो सारी ऐसी एंटिटीज को अपने साथ जोड़ देगा जिसमें उसका हक है। और यहाँ पे कुल 3 एस है जो इन तीनों को मिला के बातें करने वाले। अब वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंट थिंग जो आपने नहीं पढ़ा। देखो दिस वाज ऑल अबाउट अ फ्रेमवर्क कि आपके सिलेबस में क्या क्या है एंड क्यों है। करेक्ट, मैं रिपीट कर देता हूं, हमने अब तक क्या डिस्कशन किया। आपका पेपर नंबर 1 का नाम है एडवांस्ड अकाउंटिंग, जो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट में कुछ एएस है जो 27 है, जिसका वेटेज अच्छा खासा है, एंड अगेन दूसरे पार्ट में कुछ सेपरेट चैप्टर्स है जो आपको ये सिखाएंगे कि बायबैक कैसे होता है, अमालगमेशन कैसे होता है, डिफरेंट चीजों की अकाउंटिंग कैसे होती है। दोनों का वेटेज 19-20 का फर्क है, एग्जाम में भी वैसा ही चलता है। पेपर पैटर्न मैंने बता दिया, 100 मार्क का पेपर लिखना है, 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना, आएगा 114 मार्क का। 30 मार्क के एमसीक्यू है जिसमें गोले भरने, 70 मार्क का लिखना रहेगा। फिर मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में कुछ बेसिक बातें दी गई है, थोड़ा बहुत बस ये एहसास बताने के लिए कि देखो क्या क्या चीजें का डिस्कशन होने वाला है। जिसमें मैंने ये बताया इंडिया में जो गैप है वो हमारा एएस है, और आप जब सीए फाइनल पढ़ोगे तो सेम इंडियन एंटिटीज के लिए इंड एस है। अच्छा सुन लो कि ये ऐसा डिफरेंट क्यों है। देखो बहुत बड़ी बड़ी जो एंटिटीज होती है ना, उन पे एएस काम नहीं कर पाएगा। एएस थोड़ी छोटी एंटिटीज पे लगता है, कंपनी फॉर्म जो बड़ा काम करते हैं उन पे, बट एज कंपेयर टू इंड एस थोड़ी छोटी फॉर्म्स पे लगता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फर्म्स को इंड एस जैसी चीजों का एप्लीकेशन करना पड़ता है। सर इंड एस क्या है, कुछ नहीं है, एएस का ही एक एडवांस वर्जन है, नथिंग एल्स। फिर मैंने आपको ये समझाया कि देखो एएस बेसिकली 4 काम कर रहा है। एएस बता रहा है रिकॉग्नाइज कैसे करना है, मेजर कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, डिस्क्लोज कैसे करना है। सर वो क्यों बता रहा है, ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन आए, कंपेरेबिलिटी आ पाए, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज भी कर पाए। आज जब हम इंटरनेशनल मार्केट में रोल प्ले करते हैं, हमें ये बहुत जरूरी है पता होना कि भाई सामने वाला हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रस्ट कर भी सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ट्रस्ट पे ही वो पैसा हमें देगा, और हम हमारा बिजनेस तब कर पाएंगे। हेंस अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप जो पढ़ रहे हो वो अकाउंटिंग नहीं, वो एक एडवांस अकाउंटिंग है। एडवांस अकाउंटिंग पढ़ने के बाद ही आपको आर्टिकलशिप में भेजा जा रहा है, जहां पे आप इतने सक्षम हो चुके हो कि अब आप एक कंपनी के अकाउंट्स बना सकते हो। देखो मेरी बात सुनना, बहुत बड़ी पावर आपके पास आ जाएगी कि आप अकाउंट्स बनाने के सक्षम हो जाओगे कोई कंपनी के, बट उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि तरीके से पढ़ना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, सर क्लास में हमारा पढ़ाई का स्ट्रक्चर कैसे चलने वाला है। हम हर एएस की क्वेश्चन शीट प्रोवाइड करेंगे आपको, जिसमें एक क्वेश्चन की शीट है वो पूरी, वो आपको दी जाएगी, एक पूरी बुक टाइप की है। क्वेश्चन एएस की समरी दी जाएगी, एंड एएस के नोट्स हम क्लास में बनाएंगे अभी, ठीक है। सेम गोज विद चैप्टर, पूरी क्वेश्चन बैंक आपको दी जाएगी, नोट्स हम बनाएंगे साथ साथ में, नोट्स आपको प्रोवाइड भी किए जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग भी हम क्लास में करेंगे। करेक्ट, इट विल बी एन एक्साइटिंग जर्नी, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। बट सीए इंटर में आप एक चीज याद रखना, डिसिप्लिन विल वर्क, ओनली डिसिप्लिन विल वर्क। करेक्ट, डिसिप्लिन होना चाहिए आप में, डिसिप्लिन होना चाहिए पढ़ने का। दिस इज गोना बी द बेस्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ के बेस्ट दौर में आ रहे हो अभी। आज अगर मुझे कोई ऑप्शन दे कि मोहित क्या तू वापस उस दौर पे जाना चाहता है, मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा। नो डाउट बहुत स्ट्रगल था, बहुत मेहनत की, बहुत स्लीपलेस नाइट्स थी, बट वो जो जर्नी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो जर्नी में मैंने 2 चीजें सीखी, स्ट्रगल कैसे होता है, करेक्ट, एंड रियल लाइफ में चीजों का वर्क कैसे करती है चीजें। दिस इज गोना बी अ लाइफ चेंजिंग 9 months 10 months whatever month journey is for you। मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। करेक्ट, दिस वाज इट फॉर टुडे। आज हमने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक ओरिएंटेशन की बातें की थी। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तब हम हमारे डिस्कशन को और आगे लेके जाएंगे। ऑल राइट गाइस, बाय बाय, सी यू, डन फॉर टुडे। ऑल राइट।